सारी जो है वो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान उनको क्या सिक्योरिटी दे सकता है, जैसे पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी है सऊदी अरेबिया को, उनको भी दी है, उनके साथ उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट करा था नवंबर 2025 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो ताकतें हैं वो मिल गई हैं अब, और सब मिलके काम एक साथ कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्वाड बन गया है, सबकी समझ में धीरे धीरे आ रहा है, हमें पार्टनरशिप में काम करना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम नहीं लेगा, क्योंकि वो लेने से ये फिर काम नहीं हो सकता, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। फिर ईरान को देखा जाएगा कि ये हमसे बड़ी ताकत बन गया है, ये हेजीमोन बन गया है। तो ये हो रहा है जी। तो आपने कहा कि पाकिस्तान तो साउथ एशिया में है, उसको भी इस मिडिल ईस्ट से जोड़ दिया गया है, जोड़ रहा है वो, तो भारत क्या कर रहा है फिर? देखिए, भारत जो है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, और ये नई बात नहीं है, मैं तो पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूं हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। अच्छा, अब बात यह है कि जो इशाक डार है, जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ये साफ कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, ये सैंक्शन का इशू, न्यूक्लियर का इशू, और जो मॉनिटरिंग है एमओयू का, ये अभी शुरू होना है। सिर्फ एक ही कंट्री है जो बाहर की जिसको इंक्लूड करा गया है वेस्ट एशिया में, और वो है पाकिस्तान। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों अराकची, क्यों पाकिस्तान, और क्यों ये सब जो ये सारी रीजनल प्लेयर्स मिलके एक साथ बात कर रही हैं, तो उससे फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको रीजनल सोल्यूशन चाहिए है रीजनल प्रॉब्लम्स का, और अगर ईरान बम बना लेता है, तो फिर जो रीजन की कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ईरान को अमेरिका के साथ। फिर आप देखिएगा इजराइल, जेडी वैंस खुद बोल रहे हैं पब्लिकली कि आज इजराइल जो के साथ कोई भी मुल्क नहीं खड़ा, वो हिंदुस्तान का नाम लेना भूल गए। हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली में है, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उनकी बातचीत हुई है, कैसे हम डिफेंस को और आगे बढ़ाएं अपना दोनों का। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, फॉरेन पॉलिसी हमारी गलत है, मैं बहुत वक्त से बोल रहा हूं, हम फायदा नहीं उठा रहे हैं बदली हुई दुनिया का, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और हमारे जो गरीब लोग हैं वो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये है जी। अब मैं एक दूसरे बड़े सवाल पर आ रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सुपर पावर जो अमेरिका है, उसको इतना ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है, जो मेरे ख्याल से वियतनाम वार के बाद पहली बार है, या आप ग्रेट डिप्रेशन वाला वो जो सब पीरियड है उसके बाद। क्या आपको लग रहा है कि ये स्वेज कैनाल मूवमेंट जैसी स्थिति है अमेरिका के लिए, सुपर पावर के लिए? देखिए, ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स है। अब जब लोग बात करते हैं कि अमेरिका वियतनाम में हारा था, अमेरिका अफगानिस्तान में हारा था, हमें ये ध्यान में रखना है उस समय जो दुनिया थी, या तो कोल्ड वॉर थी और या यूनिपोलर वर्ल्ड थी। तो अमेरिका वहां से हारा और चला गया, क्योंकि अमेरिका फिर भी सबसे बड़ी ताकत था। ये जो हार है ये अलग टाइप की हार है, ये दो तरीके से अलग है। पहले अलग ये है कि जो हुआ था वियतनाम में, जो हुआ था अफगानिस्तान में, वो धीरे धीरे हुआ था, वो इररेगुलर वॉर थी, वो कई सालों तक चली, 16 साल तक चली वियतनाम की लड़ाई। ये 40 दिन में खत्म हो गई है, क्योंकि ये कन्वेंशनल लड़ाई है जो कि एसिमेट्रिकल तरीके से लड़ी गई है, ये इररेगुलर वॉर नहीं लड़ी है। अमेरिका, ये ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है वो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ी है, पर एसिमेट्रिकल तरीके से। पहली बात हमें ये समझनी है। दूसरी, हमें फर्क ये समझना है कि आज जो है अमेरिका की हार का मतलब अलग है। आज अमेरिका की हार का मतलब है कि एम्पायर जो है अमेरिका का, उसका गिरना शुरू हो चुका है, जिसे हम बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। और ये बात अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स की समझ में आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज एक नई दुनिया बन रही है, और उसका पहला जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं।
और आप इसे स्वेज कैनाल मूवमेंट नहीं मान रहे? नहीं नहीं, देखिए अमेरिकन वो एम्पायर 50, नहीं नहीं, वो 56 में हुआ था। देखिए ये सब चीजें जो है ये तब हुई थी जब हमारी जियो पॉलिटिक्स यहाँ नहीं आई थी। जब मैं बोलता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स अब जो है वो अमेरिका और यूरोप में नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि आज हमारे रीजन में सारी बड़ी ताकतें इसलिए आके काम कर रही हैं, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, माइनस वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ है, यहाँ पर ताकत है, यहाँ पर कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ जियो इकोनॉमिक्स हो रही है, यहाँ मिलिट्री कंटेस्टेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हार है अमेरिका की, वो ये हार है कि अमेरिकन एम्पायर नीचे आ गया है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हमने मिसाल वेस्ट एशिया में देखी है। तो ये सब पहले कहाँ हुआ था? तब उस समय जिसे हम कहते हैं वंस इन अ सेंचुरी चेंज, वो तो अब हुआ है, और उसमें फंस गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जो कुछ वेस्ट एशिया में हो रहा है, ये इसका मैसेज यूरोप में भी जा रहा है। चीन और रूस के को भी इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये जो टोटल इम्पैक्ट जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका का रोल क्या होगा? वो कहां पर खड़ा होगा इस पूरे नई व्यवस्था में जो अगले 10, 15, 20 सालों में इमर्ज करेगी पूरी तरह से? तो देखिए ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा, जियो पॉलिटिक्स अब खत्म हो चुकी है यूरोप से भी और अमेरिका से भी, वहां नहीं होती। तो जहां तक यूरोप का ताल्लुक है, अगर आप याद करिएगा जब JCPOA हुआ था, उसके अंदर यूरोप मौजूद था, यूरोपियन कंट्रीज थी। अब जो बात हो रही है न्यूक्लियर की, उसमें यूरोपियन कंट्रीज नहीं है। सिर्फ बात जो न्यूक्लियर की बात है वो होगी सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में, कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। तो उनका रोल ही खत्म हो गया है, वो तो डिपेंडेंट है नेटो के ऊपर, नेटो खत्म हो गया है। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अगर आप देखिएगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी थी मागा, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहने का मतलब ये है, उनको ये अंदेशा था, उनको ये जानकारी थी कि दुनिया मल्टीपोलर बन गई है, पर उनकी ये सोच थी कि मैं इसको फिर से यूनिपोलर बना दूंगा। मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मतलब अमेरिका फर्स्ट। इसीलिए अगर आप देखिएगा उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, एक आती है व्हाइट हाउस से, दूसरी पेंटागन से आती है। दोनों ने जो टॉप इंपॉर्टेंस है वो दी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर को, कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही थी, हम उसको दोबारा लाएंगे। उसका कारण ये था कि अगर अमेरिका को बड़ी ताकत फिर से बनना है दुनिया का, तो सबसे पहले उसको अपने रीजन में बड़ी ताकत बनना है। तो उसका तो वहां मसला पड़ा हुआ था। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप इस गलत लड़ाई में पड़ गए हैं, जबकि उनको इस समय होना चाहिए था आर्टिक ओशन में, जो वहां मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, देखिए अमेरिकन एम्पायर डूब रहा है। अमेरिकन एम्पायर दो बड़ी चीजों पे खड़ा था। पहली चीज उसकी मिलिट्री ताकत, जिसको शिकस्त मिल चुकी है वेस्ट एशिया में, और जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर उनकी जो बाकी 750 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द ग्लोब सब पे पड़ेगा। दूसरी ताकत जो उनकी है वो ये है कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की। अब क्या हुआ है कि अगर वो यहां से अपनी बेसेस हटाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रीजनल कंट्रीज जो है वो रीजनल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। पेट्रो डॉलर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो अमेरिका खत्म हो गया, उसकी इकॉनमी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। अमेरिकन एम्पायर डूब रहा है बहुत तेजी से, जो हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं समझ रही है। और क्या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि चीन इस जंग के बाद और ज्यादा मजबूत होकर आया है सामने, मतलब अमेरिका के कंपैरिजन में उसका? देखिए जी, देखिए इसमें भी ना एक बहस चलती रहती है वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां वो कहते हैं कि साहब अमेरिका की हार से जीत को चीन को फायदा हुआ। देखिए ये थोड़ी गलत है सोच।
फायदा इस बात को हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इज सपोर्टेड बाय टू ग्रेट पावर्स, चाइना एंड रशिया इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन से मुल्क है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में है ग्लोबल साउथ, 80% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। और ग्लोबल साउथ क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि वो ग्राउंड पे दिख रहा है वेस्ट एशिया में बड़ी ताकत हार गई है, और ये बात तय है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना की, जो आज दुनिया में 193 कंट्रीज है, उसमें 149 कंट्रीज में गई है, वो सब 149 कंट्रीज ग्लोबल साउथ की हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जीत जो है एक्चुअली में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, राइज ऑफ ग्लोबल साउथ, ये जो छोटी कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जिसकी एस्पिरेशंस है, जो बेहतर करना चाहते हैं, ये उनकी जीत हो रही है, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना और रशिया। क्योंकि जब आप जैसे अमेरिकन बात करते हैं, ये हार गया वो जीत गया, ये वो काम नहीं हो रहा है। ये एक पूरी, जिसे वो कहते हैं चाइनीज कॉमन डेस्टिनी फॉर द वर्ल्ड, वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ इसमें रशिया जुड़ा हुआ है। और भारत कहीं नहीं। भारत ने तो तय कर लिया है ना कि हम वहां कहीं रहना नहीं चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे G7 की समिट में। अब G7 की आज हालत ये है, अभी एक बयान आया है। बयान क्या है? मैंने सुना है उनको, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है कार्ने, वो कह रहे हैं कि जो G7 है वो अब खत्म हो गया है, इट इज नॉट ए इकोनॉमिक पावर, इसीलिए हमने बाहर के मुल्कों को बुलाया है। बाहर के मुल्क कौन है? ब्राजील है, 3 कंट्रीज ब्रिक्स की है, उसमें यूएई है, ये है, हिंदुस्तान है, केनिया है, ये इनको बुलाया है जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, कि जिससे कि वो G7 को स्ट्रेंथन करें। अरे भाई, हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, हमारी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, ब्रिक्स इतना बेहतर कर रहा है, लोगों की लाइन लगी है कि हमें ब्रिक्स को ज्वाइन करना है। हम वहां क्यों जा रहे हैं G7? हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एंग्लो सेक्सन्स वहां पर है, क्योंकि अमेरिका वहां पर है, क्योंकि यूरोप वहां पर है, हम उनके साथ दिखना चाहते हैं। ये हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारा एक कलोनियल माइंडसेट है कि अगर वो गोरे के साथ हम खड़े होंगे तो हमारी इज्जत होगी। ये हमारी दिक्कत है। तो ये जो ब्रिक्स का आपने चर्चा किया, ये बहुत जरूरी चर्चा था। मुझे लगता है कि अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी है, लेकिन जो रोल इंडिया का है वो बड़ा संदिग्ध है। ब्रिक्स के देश ही उसे संदेह की नजर से देख रहे हैं, और क्या पता ब्रिक्स का सम्मेलन भी हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए सूरत जी, देखिए ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, क्योंकि ब्रिक्स में जो ज्यादा इंटरेस्ट है इंडिया से, वो चाइना और रशिया का है। क्योंकि जो ब्रिक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अगर आप देखिएगा, अभी बातचीत चल रही है, हमारे एनएसए ने एनएसएस को बुलाया है कई बातों पे चर्चा करने के लिए दिल्ली में। तो मेन चर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखिए कि कौन किसको वहां मिल रहा है। सारी कंट्री जो है वो चीन के जो वोंग ही है मिनिस्टर, उनसे मिल रही है। इजिप्ट के लोगों ने उनसे मिला है, ईरानियन के जो डिप्टी आए हैं उनके स्पीकर, उन्होंने उनसे मिला है। तो कहने का मतलब ये है, ब्रिक्स इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि इंडिया कर रहा है, क्योंकि इंडिया की तो क्रेडिबिलिटी पे ऑलरेडी शक पड़ चुका है, जब मार्को रूबियो ने ये बयान दिया था कि जो ब्रिक्स में इंडिया जो है हमारी साइड लेता है, ये उनका बयान है। तो उसमें तो शक पड़ गया है, पर उम्मीद ये करी जा रही है, चीन से रशिया ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर लेगा। अदरवाइज ब्रिक्स को कमजोर नहीं होने देंगे। ब्रिक्स अगले साल जा रहा है चाइना के पास प्रेसिडेंसी, तो वो मजबूत ही होगी, वो कमजोर नहीं होगी। ठीक है, हमारी प्रेसिडेंसी जो है, कहना मुश्किल है कि शी जिनपिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी सितंबर में है, बहुत दूर है, पर पूरी कोशिश रहेगी मेरी असेसमेंट में, चीन की और रशिया की, ईरान की, कि ये कामयाब हो। जी, आखिरी सवाल है मेरा। अब जिनेवा वार्ताओं के बाद आप किस तरह से चीजों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं?
तो देखिए आगे चीजें ऐसे बढ़ेंगी कि मेन लड़ाई खत्म हो चुकी है, पर जो टेररिज्म है इजराइल की वो खत्म नहीं होगी। ना लेबनान में खत्म होगी, ना गाजा में खत्म होगी। गाजा में देखिए पिछले साल जो है 1 साल हो गया सीज फायर हुआ था, उसके बाद जो है इजरायलीज ने 1,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। वहां ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आने दे रहे, जेनोसाइड कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि ईरान जो है वो इन बातों से बेखबर है। ईरान चाहता है कि पहले ये एमओयू का मसला हो जाए, फिर वो मसला उठाएगा हमास और गाजा का, और पैलेस्टाइन का इशू भी उठेगा। जब तक ये चीजें नहीं उठेंगी, इन पे बातचीत नहीं होगी, इजराइल की जो टेररिज्म है वो बंद नहीं होगी। तो इजराइल की टेररिज्म चलती रहेगी। उसके बावजूद जो है मेरी समझ से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस पे लगे रहेंगे कि ये जो एमओयू है ये फाइनल डील बन जाए। तो हम उस कगार पे खड़े हैं जहां अशांति रहेगी वेस्ट एशिया में। पर दोनों जो बड़ी ताकतें हैं, एक जो हारी है और एक जो जीती है, उन दोनों का एम ये है कि हम फाइनल डील पर आ जाए। तो दोनों के हित में है कि एक फाइनल डील हो जाए। ईरान को तो बहुत कुछ मिला ही है एमओयू में ही, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए किसी तरह से एक डील कंक्लूड हो जाए ताकि वो अपने घरेलू मैदान में कुछ श्रेय हासिल कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही है नतीजा।